Hello students. In the previous video, we study about Aristotle fallacy. क्या बातें एरिस्टोटल ने बोली मोशन के रिगार्डिंग और उनकी बातों में कुछ कमियां थी जो मॉडिफाई करी किसने, गैलीलियो ने. ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लॉ ऑफ इनर्शिया. गैलीलियो ने कुछ बातें बताई मोशन के रिगार्डिंग जो आगे चल के काफी क्या हुई, इंपॉर्टेंट हुई, या ये समझ लीजिए बेस बनी किसके, न्यूटन्स के लॉ के. लॉ ऑफ इनर्शिया जो था, जो किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के लिए क्या बना, बेस बना. ठीक है, तो लेट्स स्टडी लॉ ऑफ इनर्शिया. क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया? गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे और उन एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने अपनी क्या बताई, कुछ बातें बताई. जैसे उन्होंने कहा कि मान लीजिए वी हैव अ इंक्लाइंड प्लेन. मान लीजिए ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, एक इंक्लाइंड प्लेन है, और अगर मैं किसी बॉडी को इस इंक्लाइंड प्लेन से ऐसे छोड़ता हूं तो ये बॉडी क्या होगा, ऐसे डाउनवर्ड मूव करेगा. ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है, जब ये नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. यानी इस केस में जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. इज दैट क्लियर? ये हमारा कोई भी इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है, अब अगर उन्होंने फिर क्या कहा कि अगर इसी इंक्लाइंड मतलब पहले तो बॉडी को ऊपर से नीचे मूव कराया गया, और फिर अगर इसी बॉडी को डाउनवर्ड टू अपवर्ड ऐसे मूव कराया गया, अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्लाइंड प्लेन में, तो इस केस में हम देखते हैं वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है. ठीक है, अगर बॉडी इंक्लाइंड प्लेन में ऊपर से नीचे आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, और अगर हम उसको नीचे से ऊपर भेजेंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा. इट इज एक्सेलरेटेड मोशन और इट इज रिटार्डिंग मोशन. ओके, जब वेलोसिटी बढ़ता है एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी कम होता है रिटार्डिंग मोशन. क्लियर हो गया? ओके. अब उन्होंने कहा अगर मैं अपना प्लेन क्या ले लूं, बिल्कुल इंक्लाइंड की जगह हम अपना प्लेन कैसे ले लें, यहां हमारा प्लेन कैसा है, इंक्लाइंड, इन दोनों केस में, और यहां हमने कैसे ले लिया उसको, हॉरिजॉन्टल. ठीक है, बिल्कुल प्लेन, हमारा जो प्लेन है वो हमने क्या ले लिया, हॉरिजॉन्टल. ठीक है, और इसमें उन्होंने एक खास बात ली, फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस. ये हॉरिजॉन्टल सरफेस तो उन्होंने कंसीडर किया, लेकिन प्यारे बच्चों कैसा हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया, फ्रिक्शन लेस. तो उन्होंने कहा कि ये जो केस होगा, ये जो केस है वो इन दोनों का क्या होगा, इंटरमीडिएट केस होगा. यानी इस केस में वेलोसिटी बढ़ रही है, इस केस में देखिए अगर बॉडी ऐसे नीचे की ओर आती है इंक्लाइंड प्लेन तो वेलोसिटी बढ़ती है, ऐसे जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा. इस केस में क्या होगा, उन्होंने कहा इस केस में वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट. और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन. क्या रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन. अब आप कहोगे सर ये बॉडी चलेगी क्यों, ये बॉडी क्यों चलेगा? ध्यान देना प्यारे बच्चों, कैसा क्या लिखा है, फ्रिक्शन लेस. चलने के लिए आपकी बात मुझे बिल्कुल क्लियर है, आप जो सोच रहे हैं कि चलने के लिए, किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स. अगर मान लो मुझे भी अपने आप को मूव कराना है तो मैं अपने आप पे क्या लगाता हूं, फोर्स. मुझे किसी फुटबॉल को मूव कराना है तो मैं उस पर किक लगाऊंगा, लेकिन ये सब कब होता है, फ्रिक्शन की वजह से. ठीक है ना. लेकिन यहां ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है बात लिखी हुई है, फ्रिक्शन लेस. फ्रिक्शन लेस केस में जब सरफेस पर क्या नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता, तो बॉडी बेटा अपना आप ही चलती है. कहोगे सर ये कैसे बात है, फिसले तो कई बार होंगे. ठीक है, बारिश के पानी पे, साबुन के पानी पे कई बार ऐसे फिसलोगे,
तो जो मेरे ख्याल से ये कॉमन इवेंट है हमारी लाइफ का जिससे हम सब गो थ्रू हुए हैं, ठीक है ना। हर आदमी कभी ना कभी हर चीज फिसलती है। तो वो कब होता है? देखिए, ऑब्जेक्ट और सरफेस, मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट हूं, ये अर्थ मेरे लिए क्या हो गई? सरफेस। तो अगर अर्थ और मेरे बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो मैं क्या हो जाऊंगा? फिसल जाऊंगा। हम सब फिसलते हैं। तो क्यों फिसलते हैं? विदाउट फ्रिक्शन। ओके, तो उस वक्त हमें किसी फोर्स की जरूरत नहीं, हम ऑटोमेटिक खुद ही आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो यहां सरफेस कैसी है? फ्रिक्शनलेस। तो यानी ये सरफेस इसको क्या नहीं करेगा? होल्ड नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? होल्ड नहीं करेगा प्यारे बच्चों, पकड़ेगा नहीं। क्लियर बात नहीं? मान लीजिए हम अपने हाथ पे कुछ लुब्रिकेंट लगा लें और कोई चीज रखें तो फिसल जाएगी, ठीक है कि नहीं? लेकिन ये पेन है, ये क्यों टिक गया? देखिए, हम किसी भी चीज को क्यों ग्रिप कर पाते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। क्लियर? लेकिन अगर हाथों में लुब्रिकेंट लगा दें तो पकड़ेंगे, वो चीज फिसल जाएगी। ओके, चलिए, तो सरफेस कैसे लिया? फ्रिक्शनलेस। तो ये बॉडी क्या होगी? ऐसे चलती चली जाएगी। अब चूंकि ना तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, तो वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो मोशन क्या रहेगा? यूनिफॉर्म। गैलीलियो ने अपना ये जो एक्सपेरिमेंट किया वो किसके लिए किया? फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए। किसके लिए किया उन्होंने? फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अब उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया गैलीलियो ने। उन्होंने एक डबल इंक्लाइंड सरफेस लिया। कैसा सरफेस लिया प्यारे बच्चों? डबल इंक्लाइंड। उन्होंने यहां से इस बॉडी को क्या करा? रिलीज किया। तो क्या होता है? ये बॉडी ऐसे, ये बॉडी क्या होता है? ऐसे ऐसे ये जाती है और यहां तक जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से इसको स्टार्ट किया गया। तो ये बॉडी ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और ऊपर तक जाती है। यानी एक पर्टिकुलर हाइट को ये क्या करती है? अप्रोच करती है। ये एक पर्टिकुलर हाइट को क्या करती है? अप्रोच करती है। फिर उन्होंने क्या किया? गैलीलियो ने ये जो इंक्लाइंड सरफेस था, ठीक है, ये वाला तो ऐसा कैसे रखा? ये वाला इंक्लाइंड जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऐसे कैसे रखा? इसको थोड़ा सा और नीचे कर दिया। ये वाला जो सिरा था इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ठीक है। ये देखिए, ये पहले ऐसे था तो इसको थोड़ा सा कम इंक्लाइन कर दिया। ओके, तो यहां से फिर इस ऑब्जेक्ट को क्या करा? छोड़ा गया। ये भी क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये बॉडी ऐसे जाता है, 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 ये ऊपर गया और ऊपर गया और ऊपर गया। ये तब तक जाता है जब तक, यहां देखिए, यहां थोड़ा कम चला लेकिन यहां थोड़ा ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये तब तक आगे जाएगा जब तक ये उसी हाइट को क्या ना कर ले? अप्रोच ना कर ले। उन्होंने देखा जैसे छोड़ा ये बॉडी तब तक जाती है, तब तक आगे जाती है, चाहे इंक्लिनेशन ज्यादा हो चाहे इंक्लिनेशन कम हो, ठीक है ना। ये जो θ1 है, θ1 और ये क्या हो गया? θ2। θ1 ग्रेटर देन θ2, ठीक है। ये इंक्लिनेशन ज्यादा है, ये इंक्लिनेशन कम है, लेकिन ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक सेम हाइट क्या ना कर ले? कवर ना कर ले। तो गैलीलियो ने क्या किया? अगली बार उन्होंने इस सरफेस को सीधा ही कर दिया, बिल्कुल। यहां इंक्लिनेशन दिया ही नहीं। कितना इंक्लिनेशन करा? थीटा। कितना थीटा कर दिया? 0। तो जब यहां से इस ऑब्जेक्ट को क्या करा गया? छोड़ा गया। तो उन्होंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट तो सारी जिंदगी अब क्या करती रहेगी? चलती रहेगी। और प्यारे बच्चों, मैं फिर बता देता हूं क्या है ये? फ्रिक्शन लेस सरफेस, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करती रहेगी? चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को कभी भी ये हाइट मिल ही नहीं पाएगा। ये बॉल तब तक चलती रहेगी जब तक इसको दोबारा ये हाइट ना मिल जाए, लेकिन वो मिलेगी नहीं। तो ये क्या होगा? सीधी चलती रहेगी, एंडलेस मोशन हो जाएगा, यानी यूनिफॉर्म मोशन। तो ये उन्होंने दो बातें कही, लेकिन एक्चुअली ये दोनों चीजें क्या है? हमारी एक आइडियल अजम्पशंस हैं। दे बोथ आर द आइडियल अजम्पशंस। ओके,
यहां हमने फ्रिक्शन को क्या ले लिया, 0। लेकिन प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन हमारी लाइफ का क्या है, एक मतलब ऐसा हिस्सा है कि जो हमसे दूर हो ही नहीं सकता। लेकिन गैलीलियो ने क्या बात बोली, गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बात बोली, समझ लीजिए। इन गैलीलियो एक्सपेरिमेंट इन हिज, ऐसे लिखते हैं, इन हिज एक्सपेरिमेंट, कैसे आपको इसी बताऊं, अब सही है। गैलीलियो परफॉर्म 2 experiment and said that body have uniform motion for frictionless सरफेस। ये बात उन्होंने कही, गैलीलियो ने क्या कहा अपने, ये जो गैलीलियो के दोनों एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने क्या बात बोली कि अगर हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है, इफ यू डोंट हैव द फ्रिक्शन, यानी सरफेस कैसी हो जाए, फ्रिक्शनलेस हो जाए, तो प्यारे बच्चों बॉडी क्या करती रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन से चलती रहेगी। ये बात उन्होंने कहा। ना उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ना उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, वो यूनिफॉर्म मोशन से क्या होती चली जाएगी, चलती रहेगी। ये थे गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट। अब हम एक बहुत अच्छी बात पढ़ने वाले हैं जो गैलीलियो ने कही, ठीक है, तभी हमें क्या समझ में आएगा, इनर्शिया समझ में आएगा। तो क्या ये गैलीलियो के दोनों एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गए प्यारे बच्चों? गैलीलियो ने एज्यूम किया कि जब सरफेस कैसी होगी, फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से चलती चली जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सुनने में बड़ी इजी लग रही है, इट्स क्वाइट इजी, लेकिन इस बात को पकड़ लीजिए कि सरफेस अगर फ्रिक्शनलेस है, यानी कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो बॉडी का मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इस बात को। क्या बोला गैलीलियो ने? इफ सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, देयर इज नो फ्रिक्शन, देन बॉडी विल परफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन। ये बात हम अभी आगे यूज करने वाले हैं। क्लियर हो गया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। गैलीलियो ने अभी बहुत मजेदार बात कही थी, वो हम पढ़ेंगे। क्या बोला था गैलीलियो ने? बेटा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना कि अगर हमारा सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस है, तो बॉडी कैसा मोशन करेगी, यूनिफॉर्म मोशन करेगी। ओके, चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। गैलीलियो ने 2 बातें बोली। देखिए, गैलीलियो ने 2 चीजों को एज्यूम किया। क्या? एक तो उन्होंने लिया रेस्ट को, किसको लिया प्यारे बच्चों? रेस्ट को। और एक लिया उन्होंने यूनिफॉर्म मोशन। 2 चीजें उन्होंने ली, एक तो रेस्ट और एक क्या लिया, यूनिफॉर्म मोशन। बातें बड़ी सिंपल सी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो समझिए। एक बार हम रेस्ट को देखने वाले हैं और एक बार हम किसको देखने वाले हैं, यूनिफॉर्म मोशन को। देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारे पास कोई भी एक सरफेस, ये हमने क्या ले लिया, एक सरफेस, और इस पर ये एक क्या है, बॉडी है, बॉडी इन रेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास एक सरफेस, और हम देखते हैं कि मान लीजिए ग्राउंड है, और ग्राउंड में हमने देखा फुटबॉल आराम से रखी हुई है। ग्राउंड है और ग्राउंड में फुटबॉल रखी हुई है, ये कुछ ऐसा ही है। ठीक है, बॉडी इन रेस्ट, तो बॉडी क्या है, रेस्ट में। ओके, तो अब जरा समझिए। सबसे पहले मुझे ये बताइए प्यारे बच्चों, यहां पर फ्रिक्शन कितना होगा, जल्दी बताइए। ये बॉडी रेस्ट में है, तो यहां फ्रिक्शन कितना होगा, सोच के बताइए।
जब बॉडी रेस्ट पे है तो कितना फ्रिक्शन होगा? नहीं मालूम? पता है? ओके, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, जब बॉडी रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन होगा 0। सुन लीजिए, फ्रिक्शन क्या होगा? 0। इस केस में फ्रिक्शन क्या होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। समझिए, फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन बॉडी को चलने से रोकता है। अप्लाई कौन करेगा? सरफेस। सरफेस फ्रिक्शन अप्लाई करता है। क्यों अप्लाई करता है? बॉडी को चलने से रोकने के लिए, बॉडी को चलने से रोकने के लिए। लेकिन जब बॉडी चल ही नहीं रही है तो सरफेस क्या फ्रिक्शन लगाएगा? नहीं। सरफेस फ्रिक्शन तभी लगाता है जब बॉडी चलती है। जब बॉडी चलेगी नहीं तो सरफेस क्यों लगाएगा? क्लियर हो गई बात? भाई मान लीजिए पेरेंट्स बच्चे को डांटते हैं। क्यों डांटते हैं? कि जब वो गलती करता है, बच्चे ने छोटी गलती करी, छोटी डांट, बड़ी गलती करी, बड़ी डांट, क्योंकि मालूम है पेरेंट्स को जब मैं डांटूंगा तो ये दोबारा गलती नहीं करेगा। लेकिन जब बच्चे ने गलती करी ही नहीं तो क्या पेरेंट्स डांटेंगे? नहीं। तो गलती अगर 0 तो डांट भी क्या है? 0। क्लियर हो गई बात? तो जब बॉडी चलेगी नहीं तो सरफेस क्या नहीं लगाएगा? फ्रिक्शन नहीं लगाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो सरफेस का जो फ्रिक्शन है वो क्या है? 0। और बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से भी क्या नहीं लग रहा? कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। एक्सटर्नल फोर्स भी क्या है? 0। तो देखिए यहां मैं एक चीज लिखूंगा, नेट फोर्स। क्या बात है बेटा? नेट फोर्स। ये इतना प्यारा वर्ड है और इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आगे चल के काफी यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसको भी सही ग्रिप कर लीजिए। नेट फोर्स यानी बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्स का क्या? अलजेब्रिक सम। समझ लीजिए, व्हाट इज नेट फोर्स? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। किसी भी बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका सम। ओके, तो यहां कितने फोर्स हैं? एक तो हो गया फ्रिक्शन और एक क्या हो गया प्यारे बच्चों? एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स कितना? 0। एक्सटर्नल फोर्स कितना? 0। तो नेट फोर्स कितना हो गया प्यारे बच्चों? 0। नेट फोर्स कितना हो गया? 0। यानी रट लो इस बात को, अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर बॉडी प्यारे बच्चों क्या है? रेस्ट में है, तो नेट फोर्स क्या होगा? 0। बॉडी इन रेस्ट। तो जब बॉडी क्या होगी बेटा? रेस्ट में होगी, तो नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। अब हम बात करते हैं अगर बॉडी क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में। मोशन में बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। अब इस चीज को समझ लीजिए, जब बॉडी क्या होगी? यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो क्या होगा? ठीक है, ओके बेटा। तो जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उस केस को हम जरा समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सरफेस और इस सरफेस पे ये हमारी बॉडी। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया हमारा सरफेस और ये हो गई हमारी बॉडी। तो जब ये बॉडी रेस्ट पे था, शुरू में ये बॉडी क्या था? रेस्ट में, तो फ्रिक्शन क्या? 0। एक्सटर्नल फोर्स क्या? 0। नेट फोर्स क्या हो गया? 0। अब हुआ क्या? सुनिए, मैंने बताया फ्रिक्शन कब लगता है? जब बॉडी चलना शुरू करती है। कितना लगेगा? जितना ज्यादा चलेगी। बात समझ आ गई? धीरे चलेगी कम फ्रिक्शन, तेज चलेगी ज्यादा फ्रिक्शन, और चलेगी नहीं तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। ओके, हमने क्या किया समझिए बेटा। और फ्रिक्शन की एक क्या होती है बेटा? मैक्सिमम वैल्यू होती है हर सरफेस की। ये चीजें भी सीख लीजिए। फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता। क्लियर हुआ? तो हुआ क्या
देखिए हमने क्या किया, इस बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, F, ऐसे इस डायरेक्शन में लगा दिया, ठीक है, ऐसे लगा दिया। तो जैसे ही ये फोर्स एक्टिव होगा, जैसे आपने बॉडी पर क्या लगाया, फोर्स, एकदम उतना ही फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, यहां एक्टिव हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? मान लीजिए सरफेस, बात समझ में, तो जैसे एक्सटर्नल फोर्स आएगा ऐसे एकदम क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब यहां प्यारे बच्चों तीन बातें होती हैं, समझ लीजिए। बाहर से आया एक्सटर्नल फोर्स, सरफेस ने एकदम क्या अप्लाई कर दिया, फ्रिक्शन। सरफेस का फ्रिक्शन अप्लाई करती है जब बॉडी चलना शुरू करती है, अगर बॉडी रेस्ट में तो सरफेस फ्रिक्शन अप्लाई नहीं करेगा। तो यहां जैसे एक्सटर्नल फोर्स आया, ये बॉडी चलती है, आगे की ओर खिसक सकती है और एकदम सरफेस क्या अप्लाई कर देगा, पीछे की ओर फ्रिक्शन अप्लाई करेगा। अब प्यारे बच्चों यहां पे तीन केस होते हैं, समझ लीजिए। ये एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा भी हो सकता है, ये एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन से कम भी हो सकता है, और ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? देखिए नंबर 1, इफ एक्सटर्नल फोर्स ग्रेटर देन फ्रिक्शन, अगर ये फोर्स फ्रिक्शन से क्या हो, ज्यादा, तब बॉडी एक्सेलरेट होता है। ध्यान देना, जब भी एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए तो बॉडी क्या होगा, एक्सेलरेट, यानी वेलोसिटी इंक्रीज होगा। बॉडी एक्सेलरेट यानी वेलोसिटी, सीधा एक लाइन में बोल देते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज। दूसरा, अगर एक्सटर्नल फोर्स जो लगा है वो कम है किससे, फ्रिक्शन से, तो वेलोसिटी कम होगा, बॉडी रुक जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज। बात समझ में? ओके, वेलोसिटी इंक्रीज। दूसरा, इफ एक्सटर्नल फोर्स लेस देन फ्रिक्शन, अगर लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन से कम है तो बॉडी रिटार्ड हो जाएगी, बॉडी में क्या होगा, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हमारे काम की जो है, अगर एक्सटर्नल फोर्स बराबर हो जाए किसके, फ्रिक्शन के, ठीक है बेटा, तो होगा यूनिफॉर्म मोशन, ना वेलोसिटी बढ़ेगी ना वेलोसिटी घटेगी। समझ लीजिए, ये है हमारे काम की बात। अगर ये फोर्स इससे ज्यादा हुआ, एक्सेलरेशन हो जाएगा, बड़ी फटाफट, बड़ी तेजी से बॉडी मूव करेगी। ये फोर्स अगर इससे कम हो गया, वेलोसिटी कम हो जाएगी, बॉडी चल चल के एकदम रुक जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ना तो वेलोसिटी बढ़ेगा ना घटेगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बॉडी क्या चलेगी, यूनिफॉर्म मोशन में। इज दैट क्लियर? अब जरा मैं यहां पर नेट फोर्स देखता हूं, जरा समझना प्यारे बच्चों, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ, समझ में आ गया? अब जरा समझिए, देखिए नेट फोर्स किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। प्यारे बच्चों अभी क्या बताया, अगर एक्सटर्नल फ्रिक्शन से ज्यादा होगा वेलोसिटी बढ़ेगा, ये फ्रिक्शन से कम होगा वेलोसिटी कम होगा। और प्यारे बच्चों अगर ये दोनों बराबर हो गए तो कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो नेट फोर्स बताइए, फोर्स कितने हैं, फोर्स दो ही हैं, ठीक है। एक तो क्या है,
फ्रिक्शन, और दूसरा क्या है एक्सटर्नल, ओके, फोर्स। चलिए अब चूंकि ये दोनों क्या है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए दोनों क्या है इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। तो मान लीजिए ये मैं कह देता हूं F, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के F। अगर आप इसको पॉजिटिव लोगे तो इसको क्या लोगे निगेटिव, क्योंकि बेटा दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट। इसको प्लस ले लो तो वो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो माइनस का F इज इक्वल टू वो माइनस का F प्लस का F, ठीक है। एक्सटर्नल F तो फ्रिक्शन भी, ये दोनों आप देखिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए दोनों क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, ये बात अभी मैंने आपको बताई है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए दोनों क्या होने चाहिए इक्वल, और डायरेक्शन क्या है अपोजिट। तो एक को प्लस लोगे एक को माइनस, तो प्यारे बच्चों नेट फोर्स कितना आ जाएगा जीरो, नेट फोर्स कितना आ जाएगा जीरो। क्लियर हो बात नहीं? तो देखिए कितनी मजेदार बात गैलीलियो ने बोली। उन्होंने कहा, गैलीलियो ने क्या बोला कि जो कि रेस्ट के लिए और यूनिफॉर्म मोशन के लिए, रेस्ट के लिए और यूनिफॉर्म मोशन के लिए नेट फोर्स क्या है जीरो है, यानी ये दोनों क्या हो गए एक ही बात हो गए। गैलीलियो ने कहा कि रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन क्या है इक्विवेलेंट है, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि दोनों की कंडीशन क्या है सेम है, और वो क्या कंडीशन है नेट फोर्स इज जीरो। तो यही बात गैलीलियो ने जो बताई यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात थी। तो प्यारे बच्चों ये आपने लिख लिया होगा, हाँ इज दिस डन, आगे बढ़े। चलिए तो आपने क्या दिखा दिया कि बॉडी रेस्ट में है तब भी नेट फोर्स जीरो, बॉडी सब यूनिफॉर्म मोशन में तब भी नेट फोर्स क्या हो गया जीरो। ओके आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे आर्टिकल का आज के टॉपिक का मेन पॉइंट है वही निकल के आने वाला है, ठीक है ना, समझ लीजिए। क्या बात बोली गैलीलियो ने, according to Galileo, rest and uniform motion are equivalent, equivalent यानी दोनों एक ही चीज है। For both rest and uniform motion, net force is zero, net force is zero। यानी जब बॉडी रेस्ट पे होगी और जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो उसके लिए नेट फोर्स क्या है जीरो। इस बात का मीनिंग क्या है, इस बात का मीनिंग है प्यारे बच्चों कि जब बॉडी रेस्ट पे होगा और यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो बॉडी कोई भी फोर्स महसूस नहीं करेगा। बात समझ आ गई? मान लीजिए आप हो, आपका एक फ्रेंड आपको इधर से क्या करे 10 न्यूटन से खींचे, आप खींच जाओगे उसकी तरफ क्योंकि आप उस फोर्स को महसूस करोगे। इधर से आपका फ्रेंड आपको 10 न्यूटन से खींचे, आप खींच जाओगे। लेकिन इधर से भी और इधर से भी आपके दोनों फ्रेंड 10 न्यूटन से खींचे तो आप कुछ भी महसूस नहीं करोगे, दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। क्या ये बात समझ में? सारी कहानी किस बात की है? महसूस करने की, एक्सपीरियंस करने की। तो प्यारे बच्चों जब बॉडी रेस्ट में है और यूनिफॉर्म मोशन में है तो नेट फोर्स क्या है जीरो, यानी बॉडी कोई भी फोर्स महसूस नहीं करती है। क्या ये बात समझ में आ गई? और जब बॉडी कोई भी फोर्स महसूस नहीं करती है तो वो अपनी पोजीशन में चेंज नहीं चाहती है। इसी चीज को, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या इनर्शिया। क्या ये बात समझ आ गई? हाँ देखिए नेट फोर्स इज जीरो, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है हैंस बॉडी in rest or in uniform motion does not
एनी फोर्स, फोर्स लगते हैं लेकिन कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो कोई फोर्स क्या नहीं करेगी, महसूस नहीं करेगी। हेंस बॉडी इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ठीक है, ड्यू टू विच बॉडी possess a tendency, यानी बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी आ जाएगी, टेंडेंसी आ गई, ठीक है ना, बॉडी possess a tendency to maintain its position, यानी बॉडी अपनी पोजीशन को क्या करना चाहेगी, मेंटेन करना चाहेगी। ड्यू टू विच बॉडी possess a tendency to maintain its position of rest और यूनिफॉर्म मोशन, यानी जब बॉडी कोई फोर्स महसूस ही नहीं करेगी तो वो अपनी पोजीशन को क्या करेगी, मेंटेन करेगी, वो चेंज नहीं चाहेगी, वो चाहेगी मैं जैसी हूं वैसी ही रहूं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू maintain its position of rest or uniform motion is called inertia। क्या बोलते हैं बेटा इसको, inertia। The property of body to maintain its position of rest and uniform motion is called inertia। तो प्यारे बच्चों, कहां से आया inertia, ठीक है, और ये सब बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वहां ये काफी काम आने वाली है। तो क्या प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि इनर्शिया कहां से आया और क्या होता है। तो अगर कोई आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे, हु इंट्रोड्यूस इनर्शिया, गैलीलियो, क्लियर, न्यूटन ने तो उनका इस्तेमाल किया था इनर्शिया का, ठीक है, थ्योरी गैलीलियो ने दी, लेकिन गैलीलियो की थ्योरी को मॉडिफाई किया किसने, न्यूटन ने। तो इनर्शिया आया समझ में।